वेलकम इन आवर चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आपके अपने चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल 1 पे। सॉरी, मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत अस्वस्थ हो गई थी। मैं थोड़ा बीमार पड़ गया था, जिस कारण से मैं नहीं डाल पा रहा था। आप लोगों से मैं सॉरी बोलता हूँ। अब रेगुलर रहेगा आपका वीडियो। आप लोगों को थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ा, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा परीक्षा मंथन पार्ट 10th है हम लोगों का। इसमें हम लोग आज देखेंगे परीक्षा मंथन लक्ष्य 3 2021 का अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे। क्या देखेंगे? इंटरनेशनल इशू अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे। इसमें आज हम लोग देखेंगे इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष, इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट्स। ओके, ये आपका पार्ट 10 है। पार्ट 9 तक अपलोड किया जा चुका है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं या प्लेलिस्ट पे भी जाके देख सकते हैं। ये आपका पार्ट 10th है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। हाल ही में मिस्र की मध्यस्थता और अमेरिकी दबाव में फिलिस्तीन और इजराइल के बीच चल रहे बहुचर्चित विवाद के संदर्भ में सीज फायर लागू हो गया। क्या हो गया? सीज फायर लागू हो गया। गौरतलब है कि इजराइल और फिलिस्तीन दो ऐसे देश हैं जिनका विवाद काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। सीज फायर में इन दोनों के बॉर्डर पे एक देखेंगे धुआं ऐसा सीज फायर किया जाता है, ठीक है। और इन दोनों के बीच यानी फिलिस्तीन और इजराइल के बीच बहुत दिनों से विवाद चलता आ रहा है, काफ़ी लंबे समय से। दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए और मतभेद को ख़त्म करने के लिए कई बार समझौते हुए, पर निष्कर्ष कुछ भी नहीं लेकर कोई फैसला नहीं हो सका। हाल ही में पुनः दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए थे, जो आप भी जान रहे हैं। तो इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ ने हाल ही में एक बयान जारी करके कहा कि इजरायली हमलों द्वारा गाजा में 38,000 फिलिस्तीनी नागरिक गाजा से विस्थापित हो गए हैं, चले गए, जबकि 2500 के आसपास लोगों ने अपने घर को खो दिया है उनके हमला के सुनने के बाद। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हवाई हमला जारी है। 15 मई 2021 को इजराइल की तरफ से एक एयर स्ट्राइक में गाजा के एक इलाके में स्थित एक बहुमंजिला इमारत भी ध्वस्त हो गया। एयर स्ट्राइक के द्वारा 15 मई 2021 में किसके द्वारा? तो इजराइल किया था। कहाँ? तो फिलिस्तीन पे हमला हो गई। इस इमारत में एसोसिएटेड प्रेस, अल जजीरा के ऑफिस भी तबाह हो गए। अल जजीरा का ऑफिस था वहाँ पे, जो कि तबाह हो गया, याद रखिएगा। इजराइल की मिलिट्री के अनुसार उसने हमास के शीर्ष नेता के घर पर बम गिराया था। इजराइल की आर्मी का दावा है कि उसने हमास समूह के खलील एल हया के घर पर बमबारी की है। इससे पूर्व 11 मई 2021 को भी फिलिस्तीन के हमास यानी इजराइल इसे आतंकी संगठन मानता है। इजराइल जो है हमास को क्या मानता है? आतंकी संगठन, इसलिए उस पर बम गिराया है। की तरफ से इजराइल की राजधानी तेल अवीव, एस्केलोन और होलोन शहर को निशाना बनाया गया था। इस हमले में भारतीय नागरिक सौम्या संतोष की भी मृत्यु हो गई थी। ये इम्पोर्टेंट है हमले ये आपके लिए कि इजराइल और फिलिस्तीन में किस भारतीय नागरिक की मौत हुई? तो सौम्या संतोष की भी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। विवाद क्यों हुआ? तो विवाद जो शुरुआत हुआ 9 मई 2021 को इजरायली सुप्रीम कोर्ट ने पूर्वी जेरूसलम से फिलिस्तीन के 7 परिवार को इजरायली सुप्रीम कोर्ट ने हटाने का आदेश जारी किया था। आदेश में इजराइल के संगठन से पहले
1948 में यहूदी रिलीजन एसोसिएशन के अधीन आने वाले घरों को खाली करने की निर्देश दिए गए थे। इसका पालन करते हुए इजराइल में शेख जर्रा नामक जगह में रहने वाले 70 फिलिस्तीनियों को हटाकर यहूदियों को बसाया जाने लगा। लेकिन फिलिस्तीनी कोर्ट के इस आदेश से नाखुश थे। उन्होंने इसलिए विरोध में इजराइल में जगह जगह पर आंदोलन चालू कर दिया। मतलब 70 परिवार को हटाने के विरोध में ये लोग क्या किए, तो आंदोलन चालू कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होता है, तो फिर इसकी मध्यस्थता कौन करता है? अमेरिका की मध्य पूर्व शांति योजना। गौरतलब है कि अमेरिका दूतावास को यरूशलेम में स्थानांतरित करने संबंधी वर्ष 2017 के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्णय की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी आलोचना की गई है। मध्य पूर्व शांति योजना क्या है? तो इस योजना का अनावरण जनवरी 2020 में तत्कालीन अमेरिकी सरकार द्वारा किया गया था। ठीक है, जो तभी तत्कालिक वहाँ पे सरकार थी जिसकी। इस शांति योजना के अनुसार यरूशलेम को विभाजित नहीं किया जाएगा और यह इजराइल की संप्रभु राजधानी होगी। ठीक है, शांति योजना के अनुसार क्या किया कि यरूशलेम को विभाजित नहीं किया जाएगा और यह इजराइल की राजधानी संप्रभु राजधानी होगी। साथ ही इजराइल वेस्ट बैंक के लगभग 30% हिस्से का अधिग्रहण भी करेगा। फिलिस्तीन ने इस योजना को अस्वीकार कर दिया था। फिलिस्तीन ने इस योजना को भी अस्वीकार कर दिया, नहीं स्वीकारा। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पृष्ठभूमि क्या है? तो उल्लेखनीय है कि इस संघर्ष की शुरुआत 12 नवंबर 1917 से उस समय हुआ जब तत्कालीन ब्रिटिश विदेश सचिव आर्थर जेम्स बलफोर ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों के संरक्षण के लिए बलफोर डिक्लेरेशन के तहत फिलिस्तीन में एक यहूदी यानी राष्ट्रीय घर नेशनल होम के निर्माण के लिए ब्रिटेन का आधिकारिक समर्थन व्यक्त किया। वर्ष 1919 के कांग्रेस में सबसे पहले फिलिस्तीन द्वारा इस प्रस्ताव का पुरजोर विरोध किया गया था। कांग्रेस से पहले सभी कांग्रेस था। अंततः 14 मई 1948 को इजराइल की स्थापना हुई। समझ लीजिए, 14 मई 1948 को इजराइल की स्थापना हुई। इसी बीच अरब और यहूदियों के बीच संघर्ष को समाप्त करने में असफल रहे ब्रिटेन ने वर्ष 1948 में फिलिस्तीन से अपनी सुरक्षा बलों को हटा लिया और अरब तथा यहूदियों के दावों को समाधान करने के लिए इस मुद्दे को नवनिर्मित संगठन संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के विचारार्थ फिर से प्रस्तुत किया। वर्ष 1948 में यहूदियों ने स्वतंत्र इजराइल की घोषणा कर दी और इजराइल एक देश बन गया। वर्ष 1948 में इसके परिणाम स्वरूप आसपास के अरब राज्यों जैसे इजिप्ट, जॉर्डन, इराक और सीरिया ने इजराइल पर आक्रमण कर दिया। युद्ध के अंत में इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र की विभाजन योजना के आदेशानुसार प्राप्त भूमि से भी अधिक भूमि पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। अब यरूशलेम विभाजित क्या है, अतीत में कैसे बसा शहर, तो इसके बारे में जान ले। यरूशलेम यहूदियों, मुस्लिमों और ईसाइयों की समान आस्था का केंद्र है। यहाँ ईसाइयों के लिए पवित्र सेपुल्कर चर्च, मुस्लिमों की पवित्र मस्जिद और यहूदियों की पवित्र दीवार स्थित है। अमेरिका इससे पूर्व यरूशलेम को इजराइल की राजधानी का दर्जा दे चुका है। अब दोनों देशों के बीच जो विवाद का क्षेत्र है क्या है? वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक मतलब वेस्ट बैंक इजराइल और जॉर्डन के मध्य अवस्थित है। याद रखिएगा, वेस्ट बैंक जो है इजराइल और जॉर्डन के मध्य अवस्थित है। इसका एक सबसे बड़ा शहर राम अल्लाह है, जो फिलिस्तीन की वास्तविक प्रशासनिक राजधानी है। याद रखिएगा, प्रशासनिक राजधानी और वास्तविक क्या है? राम अल्लाह।
इजराइल ने वर्ष 1967 के युद्ध में इस पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। विदित हो कि वेस्ट बैंक में इस छोटी सी जमीन पर 30 लाख लोग रहते हैं, जिनमें 80% फिलिस्तीनी और 14% यानी कि 4,27,800 इजरायली बस्तियों के लोग हैं। गाजा पट्टी और विवाद क्या है? यहाँ पे हम लोग देखें कि वेस्ट बैंक क्या है, वहाँ पे कितने लोग रहते हैं, कब युद्ध हुआ, रामल्ला क्या है। अब यहाँ देखेंगे गाजा पट्टी और विवाद। गाजा पट्टी इजराइल और मिस्र के मध्य स्थित है। इजराइल ने वर्ष 1967 में गाजा पट्टी का अधिग्रहण किया था, किंतु गाजा शहर के अधिकांश क्षेत्रों के नियंत्रण तथा इनके प्रतिदिन के प्रशासन पर नियंत्रण का निर्णय ओस्लो समझौते के दौरान किया गया है। किस समझौते के दौरान? तो ओस्लो समझौते के दौरान किया गया था। वर्ष 2005 में इजराइल ने इस क्षेत्र से यहूदी बस्तियों को हटा दिया, यद्यपि वह अभी भी इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पहुंच को नियंत्रित करता है, जो गाजा भूमध्य सागर, इजराइल और मिस्र से घिरा इलाका है। करीब 40 किलोमीटर लंबे और 10 किलोमीटर चौड़े वाले गाजा में करीब 17 लाख लोग रहते हैं। याद रखिएगा, गाजा में कितने लोग रहते हैं? 17 लाख। अब बात करते हैं हम लोग गोलन हाइट्स। गोलन हाइट्स एक सामरिक पठार है, सबमरीन है, ओके, जिसे इजराइल ने वर्ष 1967 के युद्ध में सीरिया से छीन लिया था। हाल ही में अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर यरूशलेम और गोलन हाइट्स को इजराइल का एक हिस्सा माना है। गोलन हाइट्स दक्षिण पश्चिम सीरिया में स्थित एक पहाड़ी इलाका है। यह क्षेत्र इजराइल, लेबनान और जॉर्डन देशों के सीमा पर स्थित है। यह इलाका रणनीतिक और राजनीतिक रूप से अहम है। यह सीरिया और इजराइल दोनों देशों पर विस्तृत दृश्य प्रदान करता है, जिससे इस इलाके का सामरिक महत्व बहुत बढ़ जाता है। इजराइल ने गोलन हाइट्स के 1150 वर्ग किलोमीटर यानी 440 वर्ग मील पर कब्जा कर लिया है। याद रखिएगा, गोलन हाइट्स पर कब्जा कर लिया है किसने? तो इजराइल ने। इजराइल ने 1967 में सीरिया के साथ 6 दिन के युद्ध के बाद गोलन हाइट्स पर कब्जा कर लिया था। कितने दिन का? तो 6 दिन के युद्ध के बाद। उस वक्त इलाके में रहने वाले ज़्यादातर सीरियाई अरब लोग अपना अपना घर छोड़कर चले गए थे। सीरिया ने 1973 में हुए मध्य पूर्व युद्ध के दौरान गोलन हाइट्स को दोबारा हासिल करने की कोशिश की, लेकिन युद्ध में इजराइल को भारी नुकसान हुआ। और नुकसान पहुंचने के बावजूद भी सीरिया ऐसा करने में नाकाम रहा। 1974 में दोनों देशों ने इलाके में युद्ध विराम लागू कर दिया। गोलन हाइट्स असैन्य क्षेत्र है, जिसकी मॉनिटरिंग UNDOF संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की एक संस्था है द्वारा की जाती है। वर्ष 1974 में इजराइल और सीरिया के बीच हुए युद्ध विराम समझौते के तहत इस क्षेत्र की निगरानी की जाती है। अब बात करते हैं ग्रे लिस्ट में कैमन आइलैंड। फरवरी 2021 में भारत में प्राप्त होने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के एक प्रमुख स्रोत कैमन आइलैंड को वित्तीय कार्यवाही कार्यबल ने ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। इसके अलावा भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान को इस लिस्ट में बरकरार रखा गया है। भारत को भी डाला है, और भारत का पड़ोसी देश आपका कौन है? तो पाकिस्तान है, उसे भी वो तो पहले से बरकरार है। इस लिस्ट में शामिल अन्य देशों में बुर्किना फासो, मोरक्को और सेनेगल द्वीप प्रमुख है। उल्लेखनीय है कि कैमन आइलैंड भारत को प्राप्त होने वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है। कैमन द्वीप है क्या? कैमन आइलैंड, गौरतलब है कि कैमन द्वीप क्या है? पश्चिमी कैरेबियन सागर में एक स्वायत्त ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्र है। इस द्वीप का क्षेत्रफल जो है लगभग 264 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें
ग्रैंड कैमन, कैमन ब्राक और लिटिल कैमन नामक 3 द्वीप शामिल है। यहाँ की राजधानी शहर जो है जॉर्ज टाउन है, जो ग्रैंड कैमन द्वीप पर स्थित है, जो 3 द्वीपों में सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र है। अब बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम का समझौता कैसे हुआ। तो सीज फायर एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान 25 फरवरी 2021 को भारत और पाकिस्तान की तरफ से एक साझा बयान में युद्ध विराम की घोषणा की गई। इस साझा बयान में कहा गया कि दोनों देश लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC पर वर्ष 2003 के युद्ध विराम समझौता का पालन करेंगे। क्या होता है युद्ध विराम, ये भी जान ले। गौरतलब है कि युद्ध विराम किसी भी युद्ध को अस्थायी तौर पर रोकने का जरिया होता है। इसके तहत हुए समझौते में दोनों पक्ष सीमा पर आक्रामक कार्रवाई न करने का वादा देते हैं। युद्ध विराम को 2 देशों के बीच हुई एक औपचारिक संधि भी माना जा सकता है। साथ ही इस समझौते के तहत 2 देशों के सेनाओं के बीच भी एक अनौपचारिक समझौता होता है। 25 नवंबर 2003 को पहला युद्ध विराम हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच 3323 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर है। याद रखिएगा 3323 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर है, जिसमें 221 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर IB है और 470 किलोमीटर LOC है। याद रखिएगा LOC की जो सीमा है कितनी है 740 किलोमीटर। 470 में बोल दिया, सॉरी, ये कितना है 740 किलोमीटर है LOC की सीमा। भारत और पाकिस्तान ने वर्ष 2003 में LOC पर पहली बार एक औपचारिक युद्ध विराम का ऐलान किया था। अब बात करते हैं स्वेज नहर अवरोधित, स्वेज कैनल ऑब्स्ट्रक्टेड। हाल ही में स्वेज नहर को फिर से संचालन के योग्य बना दिया गया है। गौरतलब है कि इस घटना ने भारत सहित पूरी दुनिया को नौवहन को प्रभावित किया था। पृष्ठभूमि क्या है? ताइवान की एवरग्रीन कंपनी द्वारा संचालित एवर गिवेन जहाज, जिसकी शुरुआत चीन से रोटरडम यानी नीदरलैंड के लिए हुई थी, 23 मार्च 2021 को स्वेज नहर में पोर्ट टॉफिक के पास फंस गया, जिससे इस मार्ग में संचालन बंद हो गया था। उल्लेखनीय है कि इस घटना के कारण भारत सहित संपूर्ण विश्व को व्यापारिक हानि का सामना करना पड़ा। यह जहाज जो लगभग 400 मीटर लंबा था, वह बहुत तीव्र वायु प्रभाव से प्रभावित होकर स्वेज नहर के दोनों तटों पर फंस गया। लगभग 1 हफ्ते की कड़ी मेहनत के उपरांत जहाज को निकाला जा चुका है, परंतु इस घटना ने कई प्रश्नों को जन्म दिया है। जहाज एवर गिवेन क्या है? तो इस जहाज का निर्माण 2018 में हुआ था, जबकि यह ताइवानी कंपनी एवरग्रीन मरीन द्वारा संचालित होती है। इसकी लंबाई लगभग 400 मीटर लंबी है। गौरतलब है कि इस जहाज का संचालन 25 सदस्यों का भारतीय चालक दल कर रहा है। कौन कर रहा है? तो 25 सदस्यों का एक भारतीय चालक दल है, वही कर रहा है। घटना का वैश्विक प्रभाव क्या पड़ा? गौरतलब है कि जहाज के फंसने से 7 दिनों में लगभग 350 जहाज़ों का आवागमन ठप हो गया था। 350 जहाज़ों का आवागमन ठप हो गया था। इसलिए क्या एशिया तथा यूरोप के मध्य होने वाले व्यापार के लिए स्वेज नहर के अतिरिक्त कोई अन्य प्रभावशाली मार्ग न होने के कारण भारत, चीन, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, यूरोप तथा अमेरिका के व्यापार पर प्रभाव पड़ा है। इसके अतिरिक्त ब्रंट ऑयल के वैश्विक कीमतों में 3% की कमी देखने को मिली है। भारत का क्रूड ऑयल का आयात तथा पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात प्रभावित हुआ है। भारत के कृषि तथा समुद्री वस्तुओं का व्यापार भी प्रभावित हुआ था। स्वेज नहर क्या है? तो स्वेज नहर को 1869 में निर्मित किया गया। इस नहर का मिस्र द्वारा 1956 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। तब से यह मिस्र द्वारा शासित है स्वेज नहर। इस नहर की लंबाई लगभग 193 किलोमीटर है।
2015 में इस नहर के उत्तरी हिस्सा में 2 लेन बंटवारे का निर्माण किया गया, परंतु दक्षिणी हिस्सा अभी भी सिंगल लेन वाटरवे, बंटवारे नहीं सॉरी वाटरवे, 2 लेन वाटरवे का निर्माण किया गया था, लेकिन अभी भी क्या है, दक्षिणी हिस्सा सिंगल लेन वाटरवे से संचालित होता है। यह नहर स्वेज के इस्थमुस से होकर अफ्रीका और एशिया को विभाजित करते हुए भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। स्वेज नहर, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और है तो देख लें। स्वेज नहर का महत्व क्या है, तो यहाँ से विश्व का लगभग 12% व्यापार होता है। स्वेज नहर के माध्यम से विश्व का लगभग 12% क्या होता है, व्यापार होता है। स्वेज कैनाल अथॉरिटी के अनुसार 2020 में यहाँ से लगभग 19,000 जहाज, औसतन 52 जहाज प्रतिदिन गुजर रहे हैं। विश्व के संपूर्ण वस्तु व्यापार का 8वां भाग यहीं से गुजरता है। 8वां भाग 12%, याद रखिएगा। यह मिस्र की आय का महत्वपूर्ण स्रोत भी है। यहाँ होने वाले किसी भी संकट का असर एशिया, यूरोप तथा अमेरिका के व्यापार पर पड़ता है। तो चलिए आज के लिए हमारा ये सेशन समाप्त हुआ मंथन का। नेक्स्ट लेके अभी जस्ट हम आएंगे, तब तक आप लोग देखें। और जो भी नए हैं वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक करते ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। फिर से मैं सॉरी बोल रहा हूँ, वीडियो नहीं आ पाया है 2-3 दिन से, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं अस्वस्थ था, जिसके कारण मैं नहीं बना पा रहा था। तो चलिए अच्छे से पढ़िए, टेक केयर, बाय बाय। क्योंकि अब तो टाइम नहीं है, अच्छे से पढ़ें और समय का सदुपयोग करें।